अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे जो दिव्यांगता है, जो पहले कभी विकलांगता के नाम से पहचाना जाता था, उनके लिए किस तरह का कानून है और इस कानून से उनको क्या क्या रिलीफ है, इस कानून से कैसे उनका संरक्षण हो सकता है, उनके अधिकारों का, नैसर्गिक अधिकारों का, व्यक्तिगत अधिकारों का, जीवन का जो अधिकार है उसका भी, और मानसिक रोग के प्रति हमारी धारणा जो है, समाज में जो धारणा है, कोशिश करते हैं कि जब भी मानसिक रोग से संबंधित भी किसी कानून पर बात करनी हो तो हम यह जरूर करते हैं कि अब उस स्टिग्मा को भूल जाइए। दुनिया के जो भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि आपको सही रास्ता बता सके। हम बात कर रहे हैं मन से, मानसिक रूप से दिव्यांग होने की। यह क्या है, यह कानून किस ढंग से प्रोटेक्ट करता है, कानून की बात में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीआईपी के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुजीत प्रसाद। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो इस कानून के बारे में हम जानेंगे कि इस कानून के बारे में आम धारणा यह है, उसमें मानसिक रोग इंक्लूड नहीं है, मानसिक रोगी इंक्लूड नहीं है। तो पहले तो आप कानून के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, तो फिर उसको मानसिक रोगियों के साथ जोड़ करके उनके अधिकार के साथ जोड़ के देखेंगे। जी, ये लॉ कहलाता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है। इस एक्ट में जो भी डिसेबल है, या अभी तो नया टर्म डिफरेंटली एबल जो है, उनकी राइट्स की बात की गई है। रीजन था इस राइट को क्यों लाया गया, क्योंकि हम इंडिया जो है यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, उसका सिग्नेटरी है। तो एक हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी थी कि हम उसके अनुरूप एक लॉ लाएं, तो वो ये लॉ उसी के अनुरूप है। इसमें इसके पहले भी तो कोई कानून होगा ना? जी, इसके पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1985 का, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और 1999 का नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में 4 बीमारियों पे ही बेसिकली फोकस किया गया था, बट इसमें 21 बीमारियों पर को इंक्लूड किया गया, जिसमें 4 जो बीमारियां हैं वो मेंटल इलनेस से रिलेटेड हैं। तो उसके अलावा लोकोमोटर प्रॉब्लम के कारण डिसेबिलिटी, विजुअल प्रॉब्लम के कारण डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण डिसेबिलिटी, सारे उसके हियरिंग वगैरह भी जुड़ा हुआ है उसके साथ। जी, तो ये सारे इंक्लूडेड हैं। बट इसमें लोगों को, आपने सही कहा कि लोगों को नहीं पता है कि मेंटल इलनेस भी डिसेबिलिटी का कारण है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लगभग सारे मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूडेड हैं इस एक्ट में। एक अगर उनका असेसमेंट में अगर 40% एंड अबव जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर वो पाई जाती है, तो इस एक्ट में जो भी प्रावधान है, जैसे एजुकेशन राइट्स, कंसेशन, मॉनिटरी रिलीफ, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे उनको मिलेंगे और उसका वो फायदा उठा सकते हैं। इसमें एक बात तो यह है कि जो दिव्यांग अब कहते हैं, गैर मानसिक रोगी विभिन्न कारणों से, शारीरिक और मानसिक विभिन्न अंगों से प्रभावित होकर के विकलांग होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, तो उनके लिए अलग जगह बनी हुई है, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, और कम से कम वह दिमागी रूप से कोई निर्णय लेने में सक्षम है। इसमें चूंकि जो भी बीमारी आप बता है, इसमें जो दवाएं चलती हैं या दवाओं के पहले भी वो निर्णय की स्थिति में आमतौर पर होते नहीं है, एक खास स्टेज में होते हैं जहां कभी उनको भगवान दिखाई देता है तो कभी कोई भय लगता है। इस तरह की स्थिति में जैसे ये डिसाइड किया, निर्णय होता है कि यह आदमी मानसिक रूप से दिव्यांग है, मानसिक रूप से अब इसको उस कैटेगरी में रखना चाहिए जहां दिव्यांगता के लिए संरक्षण कानून है। जी, ये एक जो डिस्क्रिप्शन आपने जिसका दिया, वो एक प्रकार का साइकोसिस आपने बोला, वो साइकोसिस के लक्षण है, बट उसके अलावा भी बहुत तरह के मानसिक रोग होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल एसएलई में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर उसको बोलचाल की भाषा में कही जाए तो सबने तारे जमी पे देखा है, उस बच्चे को डिसलेक्सिया था,
तो वो इसमें ही आता है, वो उसका जो परव्यू है वो हमारे अंडर ही है, मतलब psychiatrist अक्षर उसको नाचने लगता था, जी, बोर्ड पर जी, अक्षर जी। नाचने लगता था। वो देखने में उसको नाचने लगता था, लिखने में प्रॉब्लम आप कुछ समझता नहीं, गार्जियन इस बात को समझते नहीं कि भाई समझते। ऐसा है। जी। उसी तरह होता है कि बहुत लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रॉब्लम होता है, तो बहुत प्रकार के SLD होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वो इसका एक वो है। उसके अलावा ऑटिज्म के बच्चे वो भी इसमें आते हैं। मेंटल रिटार्डेशन तो सभी लोग जानते हैं, जिसका नया नामकरण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है। उसके अलावा जो मेन साइकेट्रिक इलनेस है किसी भी तरह के, फॉर एग्जांपल साइकोसिस आपने बोला, ओसीडी में आदमी का जो निर्णय और वो सब लेने की जो क्षमता है वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहता है, बट उनको एक ऑब्सेशंस रहते हैं जिसके कारण वो चीजें नहीं कर पाते हैं, तो उसमें ये क्षमता तो कहीं नहीं जाती है, ठीक रहती है। उसके अलावा और भी बहुत एंग्जाइटी की बीमारी है, बाइपोलर की बीमारी है, जिसमें मरीज में इस तरह के लक्षण आते हैं साइकोसिस के, लेकिन वो इंटरवल पे आते हैं, बीच में वो ठीक रहते हैं, और अगर उनका निरंतर उनको सही परामर्श ले, सही दवा चले, तो उनको ये जो मेंटल एबिलिटी है दैट इज नॉर्मल, हम लोग कितने ही रहेगी वो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट क्योंकि इलनेस से उनका जो एक्टिविटी और डेली लिविंग है और उनका जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो इम्पेयर है बार बार होने से, इसीलिए वो फिर इस इसके डिसेबिलिटी में आ सकते हैं और वो इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर जो आप बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, इसके अलावा भी लक्षण से जरूरी है अपना कपड़ा फाड़ दिया, जहां तहां मारपीट कर देता है, या डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत लंबे डिप्रेशन में, फिर उसको कुछ दिखाई देने लगता है, कहीं जो चीजें नहीं मानी जाती हैं विज्ञान के रूप में, उन चीजों के साथ वो अपना बातचीत करने लगता है, किसी के साथ किसी को देख करके भयभीत हो जाता है, छुपने लगता है किसी बात पर। तो ये सब क्या है, और ये भी उसमें आता है क्या है, अगर कंटिन्यूटी में है वो ठीक नहीं होता है, डिप्रेशन से मुक्त नहीं होता है। बहुत सारे नशा लेने वाले लोग हैं, खास करके ड्रग्स लेने वाले, उनको इस तरह की बीमारियां थोड़ी ज्यादा होती हैं कंपेरेटिवली। जैसे जैसे ड्रग्स जब जिससे नहीं मिल रहा है तो शरीर में भी कई लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी वो भय लगता है, किसी को फेस करने में भय लगता है। तो इन लोगों के ठीक होने की गुंजाइश या इस एक्ट के तहत संरक्षण दे करके इनको दिव्यांग घोषित करने या सर्टिफिकेट देने का आने वाले दिनों में, उसके बाद जब आप उनको घोषित कर देते हैं कि दिव्यांग हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तब वो किस ढंग से संरक्षण आरक्षण के अधिकारी बनते हैं? उन्हें इस एक्ट में जो भी सुविधाएं दी गई वो सारे के अधिकारी है, बशर्ते उनका जो डिसेबिलिटी का लेवल है वो 40% होना चाहिए, दैट इज बेंचमार्क। जैसे भारत के संविधान में एक है आर्टिकल 21(2)(1), उसमें है लाइफ विथ डिग्निटी। तो ये जो आप बता रहे हैं, हमको लगता है कि लाइफ विथ डिग्निटी के साथ ये सारी चीजें जुड़ी है, जो कानून बना है उसके डिग्निटी की रक्षा के लिए जो लोग इस तरह की बीमारियों में आ जाते हैं, कि समाज का जो रवैया है रवैया अच्छा नहीं होता है। इस तरह का लक्षण किसी में, अगर पैर खराब हो गया तो लंगड़ा हो गया, कान खराब हो गया तो बहरा हो गया, बुलाएंगे भी बहरा करके, सूदास का बुला, जो समाज का है, समाज का रवैया बदले, समाज का रवैया तो बदल जाता है। फिर उस तरह के लोगों को कहीं कोई इस तरह के जगह पर जहां डिसीजन लेना है तो क्या होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उनका इलाज सही हो रहा है तो डिसीजन ले ही सकते हैं, लेकिन वैसे जैसे इलाज सही होने के लिए किन किन लक्षणों में आपके यहाँ लाया जाए ताकि इलाज भी सही हो, और दूसरे की उसको अगर जरूरत है तो डिजेबल करके उसको सर्टिफिकेट देकर के आगे ले जाया जाए? जी, इसी वही मैं बता रहा था कि इलाज के दौरान भी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो पूरी तरह ठीक नहीं होते। वैसे लोगों के लिए ये एक्ट प्रभावी है, उन लोगों में ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि चूंकि वो बीमारी के लक्षण अभी भी हैं उनमें, तो उन लोगों को कैसे मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए उसके लिए ये एक्ट है। और वो असेसमेंट के बाद आइडियाज हम लोग स्केल लगाते हैं, उसके असेसमेंट में अगर उनका डिसेबिलिटी आता है 40% अबव, तो हम लोग उनको ये जो सुविधाएं इसके एक्ट के द्वारा वो सारी दी जाती है। तारे जमीन पर का आपने जिक्र किया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कई बार यह कह चुके हैं कि 40% से ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिटेड हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार माल न्यूट्रिटेड बच्चों का दिमाग भी 3 साल तक विकसित होता है, उसके बाद विकसित नहीं होता, मंद बुद्धि हो जाते हैं। इस तरह के लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे। और इस तरह के लोगों को कई बार हम कुछ स्कूल में भ्रमण करने गए, देखने गए सचमुच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे बच्चे हैं, तो वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं ये पता नहीं चलता है कि वो सुन रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ भाषागत समस्या के कारण नहीं, सामान्य भाषा में जिसमें वो बातचीत करते हैं उस भाषा में पूछने पर भी रिस्पॉन्स नहीं होता है उनका। और यह रिस्पॉन्स वहां के शिक्षक जो है समझ नहीं पाते हैं कि यह किस तरह की बीमारी से ग्रसित है। उनको 2 दूनी 4 बताना होगा कि भाई तुम बताओ, हम पूछ रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर आए, स्कूल इंस्पेक्टर, तो उनके सामने 2 दूनी 4 तुम बताओ, लेकिन 2 दूनी 4 भुला जाता है। तो उस तरह के लोग के लिए ट्रीटमेंट, जो मंदबुद्धि हो गए कुपोषण के कारण,
कितना कारगर होता है और वो लोग इस श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, मंदबुद्धि का कोई इलाज नहीं है। उसको हम लोग थोड़ी रिहेबिलिटेट कर सकते हैं समाज में, लेकिन उसकी बुद्धि वापस आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। बट 3 साल तक जो जरूरत है 1000 दिन वाला, वो 1000 दिन पूरा करने तक अगर वो नहीं करता है तो फिर आगे उसको भविष्य में उत्तर नहीं, ऐसा नहीं। इसी के लिए होता है अर्ली रिकॉग्निशन, जो हमारी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो उस चीज को हम लोग कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ना पहचान करेंगे, हाँ, आएगा तब ना पहचान करेंगे। जी, प्रोग्राम हम तो झारखंड के कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। झारखंड के कंसेप्ट में जो गांव में लोग हैं, माँ बाप खुद माल न्यूट्रिटेड है, लगभग उसी स्थिति से आया है, वो अपने बच्चे का माल न्यूट्रिशन समझ ही नहीं पाता है, जी, तो वो कैसे आपके पास ले आएगा? और ले आएगा तो पहले ही गांव में हल्ला हो जाएगा, पगला गया है। नहीं जी, तो गांव में सोशल स्टिग्मा लगेगा, उसे चलते बच्चे के साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसको उस श्रेणी में आना चाहिए और वो ट्रीटमेंट मस्ट है कि इस तरह का दशा अगर होता है तो इमीडिएट किसी योग्य डॉक्टर से, जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे एक बार बात तो कर ले फोन पर। तभी आप लोगों के व्हाट्सएप वगैरह भी बात हो गई है, ऑनलाइन भी बात करके जान सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे का, लगभग सबके पास थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा स्मार्टफोन आ गया है। जी, जी। हमारे पास एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी है, टेलीमानस। 24/7 ये काम करता है, जिसमें आप 24 घंटा में कभी भी आपको किसी तरह की किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, उसके लिए आप एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। काउंसलर्स 24 घंटे रहते हैं। उसके अलावा अगर काउंसलर को लगता है कि वो ये केस थोड़ा ऊपर का है, थोड़ा टफ है, तो उस समय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी उनको अवेलेबल रहते हैं, वो देखेंगे। एट द सेम टाइम उनको भी अगर रहता है तो फिर रेफर करते हैं साइकेट्रिस्ट, ओनली थ्रू फोन। ये सारा असेसमेंट हो जाता है, जिसमें जिन केसेस में हमें लगता है कि उनको इन पर्सन मतलब आके दिखाने की जरूरत है, उनको हम लोग नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वहाँ भेजते हैं। और रांची के आसपास जो एरियाज के हैं उनको हम लोग CIP या रिन पास में बुला के उनका असेसमेंट करते हैं, और फिर उनका जो असेसमेंट के बाद जो आता है उसके अनुसार उनका इलाज करते हैं। तो ये जो नंबर है 14416, वो टोल फ्री नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है 24/7। वो आपके पास जो आप बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है, तो डिस्ट्रिक्ट में साइकेट्रिस्ट है क्या? कुछ में होंगे जी, साइकेट्रिस्ट की ऐसे ही बहुत कमी है, साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत कमी है। कुछ रांची या इस तरह के बड़े शहरों में दिख जाते हैं, ट्रेंड भी नहीं है कि वहां जाकर के दिखाएं। सब बीमारी के लिए MBBS PG जो लोग किए हुए हैं, MD किए हुए हैं, MS किए, उन्हीं के जाके दिखाना है। हमको किसी कारण से यह परेशानी हो रही है और एक उम्मीद होती है कि जो मेडिकल अफसर है, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनके पास अगर कोई जाता है और लगता है कि इस तरह के केस में ये आया है, तो अपना ट्रीटमेंट करने के बजाय उनको रेफर कर देना चाहिए। वैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ आपके यहाँ की रिम्स में, एक आपके रिन पास से रिटायर्ड डॉक्टर को वहाँ पर कंसल्टेशन के लिए रखा गया, डॉक्टर मुकेश को। मुकेश नहीं, क्या नाम है डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अशोक को वहाँ रहते हैं। लेकिन उनके यहाँ इस तरह के रोगियों की आवक कम है, जैसे कि आप ही बता रहे हैं। तो आपके यहाँ इस तरह के लोग जो माल न्यूट्रिशन के कारण मंदबुद्धि हो गए, उस श्रेणी में जाने लायक हैं, कितने फोन आए होंगे आपको, कितना वो हुआ होगा? एक उसके साथ दूसरा भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि आप जो बता रहे हैं कि जो मानक है उस मानक में हम स्केल लगाएंगे, उस स्केल में 40% एबव के बाद, तो आप अपने पढ़ाई और अपने टीचिंग के दौरान बताइए कितना केस आया होगा अब तक इस तरह का? एक अनुमान क्या करें, इस तरह कितने लोग होंगे, अगर आप खास करके मेंटल इलनेस के बारे में, जिनको कि विकलांग माना जा सकता है या दिव्यांग माना जा सकता है? नहीं, अगर टोटल मेंटल इलनेस बोले तो बहुत केसेस रहे हैं। और सिर्फ मंदबुद्धि की बात करें, स्पेसिफिकली ड्यू टू न्यूट्रिशन की कमी नहीं, से, उसमें आप सर्टिफाई किए हूँ कि हाँ भाई 30, 50, 100 लोगों को सर्टिफाई किया कि भाई आप ले लीजिए, इस कानून के तहत आपको ये संरक्षण, आपको ये रिजर्वेशन और आपके सारे अधिकार मिले। जी, वैसा अगर मैं महीने में 8 दिन OPD में बैठता हूँ, तो हर OPD में 2 से 3 तो ऐसे रहते ही रहते हैं। जी जी जी। टर्सरी सेंटर तो एक कारण ये भी हो सकता है, पर 2 से 3 है। और हमारे यहाँ जो ये 2 से 3 है, उसमें से कितने रेफर होकर के आपके पास आते हैं? 2-3 एवरेज अगर मान लें तो मान लीजिए कि महीने में 30 या 35-40 लोग आते हैं। तो 35-40 अगर आते हैं, तो 35-40 को कितने दिनों में लगता है कि नहीं अब इस स्केल में है, इसको उसमें डालना चाहिए? और उसमें से कुछ लोग जो आपके ध्यान में हो कि उनको कानून के तहत संरक्षण, रिजर्वेशन मिला हो? मुश्किल है ये बता पाना। नहीं, मिला तो है। जैसे हम लोग ना, हमारे यहाँ एक स्पेशल रूम अलॉट है, हमारा एक डेस्क है, जिसमें जिनको भी डिसेबिलिटीज है उसके पास हम लोग भेजते हैं उनके गार्जियंस को, उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं, क्या क्या और जो सुविधाएं उनसे मिलती है एक्ट के अनुसार, वो उनको भेजा जाता है। और कम से कम 1 से 2 तो पर डे, बिकॉज हम लोग रेफरल लिखना पड़ता है, तो 1 से 2 प्रॉपर रेफरल लिखते हैं। तो मैं अगर कहूँ तो मैं महीने में एटलीस्ट मैं तो 10 से 12 कम से कम लोगों को ये सर्टिफिकेट तो मेरे हाथों से, मतलब मेरे रेफरल द्वारा वो मिलती है। तो उनका फीडबैक आता है क्या कि क्या आउटकम निकला, जो सर्टिफिकेट लिया, उस सर्टिफिकेट उनके इस्तेमाल में आया या नहीं आया? उसके चलते जो रिजर्वेशन है उसमें उनको कहीं गुंजाइश बनी कि नहीं बनी? सर, 2 तरह का है ना, एक नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, और दूसरा यह है कि व्यवसाय या रोजगार, कुछ इसमें रिजर्वेशन मिल रहा है तो वही पैसा मिल जाए उसको, बैंक से या कहीं से लोन मिल जाए, वो अपना करने लगे। इस तरह का फीडबैक जो अपने पांव पर खड़े हो सके।
जी मेरे करियर में तो सिर्फ 2 ही हैं उनको तो कि जो नौकरी पाए हैं। बाकी लोग लेकिन जो सुविधा प्राप्त तो बहुत लोग की हैं, जो पेंशन मिलती है, गाड़ियों में जो टिकट, हाँ रिजर्वेशन मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में फ्री है, स्टेट बस, ये सब चीजें तो लगभग सभी लोग करते हैं, बहुत लोगों को है। बट नौकरी का आप कहें तो मेरे तो हिसाब से मेरे पास तो सिर्फ 2 ही ऐसे केसेस है, बिकॉज वो याद रह जाता है कि हाँ इनको नौकरी लगी है, फिर इस बेसिस पे। वो लोग ट्रीटमेंट के दौरान जब वहाँ नौकरी करने गए, उसके बाद फिर आए आपके पास लौट करके कि जी, हम आते ठीक हैं। हुए, कितना ठीक हुए, काम करने में वो क्या सुविधा हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं सर, हमको ये तो अभी कंटिन्यू जिंदगी भर को दवा खानी रहेगी। हाँ मतलब खा रहे हैं दवा, ठीक है, वैसा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बस वही बोलते हैं थोड़ा स्ट्रेस जब होता है तब थोड़ी समस्या रहती है, तो उसके लिए हमारे पास हेल्पलाइन नंबर हमेशा हमको दिया रहता ये है। जो स्ट्रेस है आपका, मानसिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये बनता है। उनको भी स्ट्रेस है, जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी में जो सर्टिफिकेट मिलने से और ज्यादा बदनामी मैंने उससे होना चाहिए, ठीक है भाई, उनके प्रति कम से कम उदार तो हुई है भाई, सहानुभूति बरतने की या दया दिखाने की बात नहीं, उदार हुई है नहीं जी किसी को हो सकता है ना भाई, यह बीमारी तो किसी को हो सकता है। जो हम जिस सोसाइटी में जितना स्ट्रेस हम लोग झेल रहे हैं, बाइक चलाने से लेकर, कार चलाने से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी पाने तक में, नौकरी पाने के बाद भी, तब उसको कैसे स्ट्रेस का पता चले ताकि आपको इमीडिएट ये करके इन्फॉर्म करके वो अपनी दवा ले सके, राय ले सके। जी हम लोग जब भी पेशेंट को देखते हैं तो उनको अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में बताते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट, डिपेंडिंग क्या बीमारी है उस पर डिपेंड करता है, जैसे सबसे कॉमन डिप्रेशन अगर ले लीजिए तो अर्ली वार्निंग साइन में उनको बोलते हैं कि सबसे पहले नींद की प्रॉब्लम होगी उनको, तो हम लोग उनको हर बार वो एजुकेट करते हैं कि नींद की प्रॉब्लम हो या किसी काम भूख में थोड़ी कमी आने लगे या थोड़ा मन विचलित होने लगे, तुरंत संपर्क करना है हेल्पलाइन नंबर पे। तो हेल्पलाइन नंबर पे बहुत लोग तो ऐसे हैं कि वो आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें इलाज करने में सहूलियत होती है, वो ब्रेकडाउन में फिर नहीं जाते, फिर थोड़ी सी दवाओं का मतलब डोज एडजस्ट करने पे फिर वो फिर वापस ठीक हो जाते हैं। झारखंड के कंसेप्ट में ही थोड़ा बात करें तो कई महिलाएं आए दिन, मैं पिछले 25-30 सालों से एक महिला को देखता हूं जो कुछ न कुछ बताती है और कहीं पर खड़ा होकर ऐसे करके प्रणाम करती हुई अपना एक ये क्या बुरा टांगे हुए जाती है, बुरा टांगे रोज लौटती है, रोज सुबह जब टहलने जाते हैं तो वो आती है। इलनेस तो है लेकिन उस इलनेस के प्रति परिवार वाले नहीं पता है कि इनको इलाज कराना है। जैसे अभी भी मिर्गी के बारे में वही जूता चुहाने वाला इलाज बचा हुआ है, हम CIP है पास है, वहां जाकर के मिला कर सकते कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं, यह ध्यान में नहीं है। तो इस तरह के जो लोग हैं, घर वाले नहीं समझ रहे हैं, पंचायतें अगर समझे, पंचायत का प्रधान मुखिया ये लोग समझे तो हमको लगता है थोड़ी बात आगे बढ़ेगी, उनका संरक्षण भी बेहतर होगा एकदम। तो CIP के साथ कनेक्ट करके पंचायत लेकर के, पंचायत मुखिया के साथ बात करके, वहाँ जो वार्ड पार्षद हैं उनसे लेकर के ग्राम प्रधान सब लोग शामिल हो, जो स्वास्थ्य के लिए महिलाएं काम कर रही हैं वो लोग भी शामिल हो, आंगनबाड़ी वाले भी शामिल हो, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ भाई ये स्टेज है, इस स्टेज में अब इसको डॉक्टर को बताना ही पड़ेगा। जी इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, हम लोगों का उचित मतलब उनको एक सपोर्ट भी देते हैं। फील्ड प्रोग्राम जब आप करते हैं तो इसमें क्या चूज करते, फील्ड में क्या चुनते हैं आप, कौन सा फील्ड चुनते हैं जब फील्ड में जाते हैं इस तरह के मामलों में देखने के लिए? CIP अपना कैंप लेकर अपने फ्रेंड के साथ चली गई, चलो वहाँ देख करके आते हैं। नहीं, वहाँ पे यूजुअली वो एक प्री डिसाइडेड कैंप होता है जहाँ भी जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो या NGO हो गए या जो ऑर्गेनाइजेशन हमें बुला रही है वो पेशेंट्स को इकट्ठा करके रखती है, तो वहाँ पे हम लोग वो करते हैं। तो उनका क्राइटेरिया क्या है पेशेंट इकट्ठा करें, जो आप बता रहे हैं उस तरह का क्राइटेरिया में वो लगाते हैं पेशेंट्स को, और वहां पर जो डॉक्टर्स जाते हैं, एक्सपर्ट्स जाते हैं, वो कानून के बारे में बताते हैं कि भाई ये कानून है, आपको ये सुविधा मिल सकती है। एकदम मस्त है। तो किसी भी प्रकार की वो स्क्रीनिंग तो वही करते हैं, बट हम लोग उनको एक फीडबैक दिए रहते हैं कि किन किन चीजों के लिए स्क्रीनिंग करना है, डिफरेंट बीमारी है उसका एक फीडबैक दिए रहते हैं कि इस तरह के जो लक्षण आएंगे उनको आप रख सकते हैं। तो वहां जाके फिर हम लोग उनको देखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह के जो दिव्यांजन वाले केस मिलते हैं उनको हम लोग तो एडुकेटली एजुकेट करना चाहिए कि क्या राइट्स हैं आपके, वो करते हैं। उसके अलावा उनको प्रॉपर रेफरल करते हैं। उसके सर्टिफिकेशन के लिए CIP या रिनपास आना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जी ऑनलाइन ही है। अच्छा, वो डिसेबिलिटी ID है, ऑनलाइन आप डिसेबिलिटी ID अपना आप क्रिएट करें, वो आपको गाइड कर देगा कि नियरेस्ट जगह जहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है वहाँ आप चले जाइए, उसका प्रिंट आउट लेके वहाँ आपको विदिन 1 मंथ उनको करना है, 1 मंथ आपका वो असेसमेंट करके फिर सर्टिफिकेट जो है वो आपको पोस्ट से। तो कहाँ असेसमेंट होता है? CIP में? नहीं, ऐसा असेसमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है सर। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। डिस्ट्रिक्ट के मान लीजिए 24 डिस्ट्रिक्ट हुए, 24 डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में कम से कम सदर अस्पताल में साइकेट्रिस्ट है क्या? नहीं, साइकेट्रिस्ट तो नहीं है सर, बट जो साइकेट्रिस्ट झारखंड सरकार के अंदर हैं वो वैसे सदर अस्पताल जहाँ साइकेट्रिस्ट नहीं वहाँ वो मंथली कैंप करने जाते हैं इसी चीज के लिए। हाँ, तो वहाँ पे उनको एसेस करके फिर उनको। तो अभी तक झारखंड के बारे में देखा जाए कुछ आंकड़ा है कि झारखंड में इस तरह के मानसिक दिव्यांग कितने लोग होंगे लगभग अंदाज?
सर अगर आप नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार जाएं तो 10 से 12% जो है वो मेंटल इलनेस है, तो उसमें 10 से 12%? यस सर। 10 से 12 बहुत हुआ। 10 से 12 है तो क्या क्या कारण उसमें पता चला 10 से 12 मेंटल इलनेस के बारे में? एक तो ड्रिंक्स है, नशा हो गया, डिप्रेशन कॉमन है, साइकोसिस, एंजाइटी, फिर ये मंद बुद्धि, इपिलेप्सी, सब चीजें हैं मिला के। गवर्नमेंट्स को इन चीजों को कैच करने के लिए, चिन्हित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार संविधान ने दिया है, इस कानून ने दिया है, वो उसका लाभ ले सके? जी, इसमें सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके अवेयरनेस कैंप हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेंटल इलनेस भी एक दिव्यांग डिसेबिलिटी का रूप हो सकता है, वो नहीं पता है लोगों को। तो ये अवेयरनेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा जो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे बड़ी ये चीज स्टडीज में भी पाई गई है कि डॉक्टर ने देखा कि कोई पेशेंट उसके पास आया, उसने देखा, उसे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, बट वो सोचता है कि क्यों इस लफड़े में पड़े, मेरी ड्यूटी बस इसकी इस बीमारी तक ही थी, मैं कर लिया। तो एक जो केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स वो पेशेंट है, ये भी बहुत कमी है। तो इसका एज ए ड्यूटी हमें वो चीज तो निभाना है, क्योंकि इतनी जागरूकता तो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो डॉक्टर के एटलीस्ट प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते ही जाते हैं। वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। और दूसरी चीजें हो सकती है कि जैसे जो फर्स्ट लेवल कांटेक्ट है, आशा वर्कर हो गई या CHO जो है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनका अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रेगुलर उनको ओरिएंट करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ करते हैं। आपका तो लिमिटेशन है ना, कितने डॉक्टर से कितना कैंप लगा सकेंगे आप साल भर में? ऑनलाइन करते हैं सर। ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन कर रहे हैं। और स्पेशली जब से टेलीमानस प्रोग्राम आया है सर, ये चीजें हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर रहे हैं। नहीं, हमको लगता है कि पंचायत अधिकारियों को जोड़ दिया जाए, जो आशा वर्कर हैं सब लोगों को जोड़ करके इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाए पूरे एक साथ तक। हमको लगता है कि उनको जानकारी ज्यादा मिली, गांव-गांव तक चीजें जाएंगी और तब चीजें चिन्हित हो सकेंगी और हॉस्पिटल तक आ सकेंगी, तब उनको लाभ मिल सकता है। जी, अभी हमने आपको कानून की बात में मानसिक दिव्यांगता के बारे में डॉक्टर सुजीत प्रसाद से समझने की कोशिश की। अब आपकी ड्यूटी यह है कि कहीं इस तरह का मानसिक रोगी अगर आपको दिख रहा है जो मंदबुद्धि के कारण या जितनी बीमारियां गिना गए उसके कारण पीड़ित है, उसको निश्चित रूप से आपके राज्य में दो मानसिक रोग अस्पताल है, वहां जाइए, दिखाइए। सामान्य बीमारियों की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।